कभी कभी इंसान के सामने कुछ ज्योतिष रहस्यमय बातें सामने जब आने लग जाती है तो वह उस रहस्यमय बातें को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन इग्नोर करने की वजह से रहस्यमय जो बात होता है एक दिन खुद उस व्यक्ति के लिए भारी पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक व्यक्ति के सामने एक ऐसी कड़वी बात निकल कर एक दिन सबके सामने आने की भरपूर उम्मीद हो जाती है, लेकिन उस उम्मीद के आगे पहले ही एक व्यक्ति जो होता है अब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रा सा भी जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर कहीं से भी आज यह वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जाकर आप उस स्थान के नाम का कमेंट हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि पता चल सके आज यह वीडियो है, यह वीडियो कहां तक पहुंच जा रहा है। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे और आभारी भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा, और उसी का ही एक उसरा थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही गपयापुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं सुभाष यादव, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है अंजलि यादव, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास होता है। लेकिन सुभाष जो होता है अपने परिवार को मजबूरी को समझकर जो होता है, अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर समझकर वह कुछ दिन पहले ही जो होता है दिल्ली में जाता है, और एक कंपनी होता है उसी कंपनी में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है। लेकिन इधर सुभाष और अंजलि के बीच टोटल जो होता है एक ही बेटी होता है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होता है, जिसका नाम भावना होता है। बड़ी जिम्मेदारी तरीके से भावना अपने माता पिता की खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होती है अपने घर में बनाई रखती होती है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है, सुभाष और अंजलि और साथ में भावना का खूबसूरत तरीके से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी 15 नवंबर साल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त भावना और अंजलि साथ में, अंजलि का जो अपना पति होता है सुभाष यादव भी खाने पर बैठा होता है, क्योंकि सुभाष यादव 4 दिन पहले ही दिल्ली से अपने गांव कुछ अर्जेंट काम के लिए आया हुआ था। आराम से बैठकर तीनों जो होते हैं नाश्ता पानी करते हैं, और खाना पीना खाने के बाद आराम से अपने अपने रूम में इधर जो होते हैं अंजलि और साथ में सुभाष दोनों चले जाते हैं। लेकिन जो 13 साल की जो बच्ची होती है वह बच्ची भी अपने ही दूसरे कमरे में सोने के लिए अब चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त एकाएक दरवाज़ा तड़ से सुभाष और अंजलि के कमरे का टूटता है और अंदर 2 व्यक्ति दाखिल होते हैं। और अंजलि देखती है, सन सा रह जाती है, क्योंकि उसी के सामने जो दोनों व्यक्ति होते हैं, दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर गमछा लिपटा हुआ होता है। और अंजलि जैसे ही कुछ बोलने की प्रयास करती है, प्रयास करने से पहले वो दोनों व्यक्ति सीधा का सीधा अंजलि के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष का जो नींद होता है अभी तक नहीं टूट पाता, और अंजलि के ऊपर टूटने की वजह से एकाएक अंजलि के ही साड़ी से अंजलि के दोनों हाथ और साथ में पैर और साथ में मुँह में वही कुछ पल्लू के अंश डाल देते हैं, ताकि अंजलि की आवाज़ जो होता अब ना निकल पाए, और अंजलि को ले जाकर उसके ही चारपाई पर सुला देते हैं। और सुभाष के करीब जैसे जाते हैं तो देखते हैं सुभाष काफ़ी गहरी नींद में है, और एकाएक सुभाष को उसी समय उठाने का प्रयास जैसे कर सुभाष उठता है तो अपने सामने दोनों को एक हालत में देखता है, दंग सा रह जाता है, और उसी वक्त बिना आगे की सोच मशवरा के ही सुभाष के ऊपर टूट पड़ते हैं। और वहीं उनके हाथ में एक बैट होता है, उसी बैट से सुभाष के ऊपर काफ़ी बार प्रहार करते हैं। इतना प्रहार करते हैं कि सुभाष जो होता है उस समय अपनी आँखों के खुले होने ना होने का आभास भी नहीं हो पाता है, और तुरंत का तुरंत वहीं जो ज़मीन होता है उसी पर गिर जाता है। काफ़ी कराने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति के हाथ में एक हंसिया होता है जो धान गेहूँ काटने वाला होता है। उसी हंसिए से सुभाष के ऊपर वार करता है। वार करते ही कई बार उसके शरीर और ब्लड से बड़े तेज धार बहना शुरू हो जाते हैं ब्लडों के, जिसकी वजह से कुछ मिनट के अंदर ही सुभाष वहीं हमेशा के लिए अब मौत की नींद में सो जाता है।
लेकिन जाने से पहले इधर अंजलि के पास दोनों आते हैं। उसके कानों में कुछ ऐसी बात कहे जाते हैं जिसकी वजह से अंजलि वहीं सहम और डहर जाती है, कुछ आगे बोल नहीं पाती है, क्योंकि उसके मुंह और उसके जुबान हमेशा हमेशा के लिए कपड़ों के तहत बंद कर दिए गए होते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है, उसी वक्त जो होता है अपने ही हाथों से दोनों हथियार ले जाकर साइड में एक दीवार के कोने में छुपा देते हैं और दोनों व्यक्ति मुंह बंदे वाले दरवाज़ा फाड़ के भाग जाते हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद अंजलि अपने आप को संभालती हुई साड़ू को पल्लू को अपने मुंह से निकालते हुए दोनों हाथ को खोलती है। लेकिन जैसे ही खोलती है तो उसी वक्त इधर अंजलि की जो बेटी होती है भावना कमरे की तरफ कुछ कराहने की आवाज़ सुनती है, अंदर आती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर, अपने पिता सुभाष को देखकर वही चीख पड़ती है और इसकी जो आवाज़ होती है आस पड़ोस के कानों में पहुँचता। आस पड़ोस के कानों वाले पहुँचने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने उसरा में फ़ोन कर देता और थाना प्रभारी ठाकुर जी होते हैं, खबर पाते हैं, मिश्रा जी को साथ लेते हैं और लेने के बाद जो होता है कपयापुर गांव में पहुंचते हैं। मंजर देखते हैं, भीड़ का होता है, सुबह का भोर का टाइम होने वाला होता है। लोग अपने अपने बिस्तर से उठकर इधर धूप लेने की तैयारी भी करते हैं। लेकिन देखते हैं गांव में पुलिस जिप्सी पहुंची है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उसी वक्त सुभाष के घर के सामने पहुंचते इकट्ठे हो जाते। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं और घटनास्थल का मुआयना करते हैं। देख कर वह भी दंग सा रह जाते हैं, हस्र को न जान पाते न पहचान पाते, क्योंकि कमरा जो होता पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। चारों तरफ हर कपड़े इर्द गिर्द पड़े होते हैं। थाना इंस्पेक्टर भी वहीं पर खड़े इधर अंजलि को देखते हैं, वहाँ भी सहम से जाते हैं, क्योंकि अंजलि का जो हालत होता है चीख चिल्ला कर बेहोशी की अवस्था में होता है। वहीं पर खड़ी भावना भी होती है जो अपने पिता को लपेट लपेट कर रोए जा रही होती है। थाना इंस्पेक्टर और प्रभारी दोनों मिलकर दोनों को समझाते बुझाते हैं। समझा बुझाकर काफ़ी लोगों से वहाँ राय मशवरा लेकर इधर जो होता है बिना टाइम वहाँ पुलिस को टीम जो होती है सुभाष यादव को पंचनामा भरते ही अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अंजलि से जब पूछताछ करती है तो अंजलि जो होती है पुलिस के सामने यही बात कहने लग जाती है कि साहब 12 बजे के वक्त होता है, दरवाज़ा टूटते ही 2 लोग अंदर घुसते हैं, लेकिन उनका चेहरा हम देखते हैं, उनके चेहरे पर तो गमछा लिपटा हुआ होता है, आगे हम कुछ जान नहीं पाते वह लोग कौन थे। पुलिस काफ़ी सारे सवाल की जो जवाब होती है एक बार में पा जाती है, समझ जाती है कि आखिर मंजर क्या था और क्या रहा होगा, क्योंकि कमरे का जो मंजर उस समय दर्शा रहा होता है इंस्पेक्टर भी देख कर चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरी कमरा लाल लाल पड़ा होता है। इंस्पेक्टर की होश हवास और साथ में महिला कांस्टेबल की होश हवास वहाँ खो चुके होते हैं। अपने अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जाता है और करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उधर खुद अब जाकर अंजलि के ही तहरीर पर नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए इसके सबसे पहले जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को दे देती है और हत्यारे की तलाशी करने के लिए लग जाती है। तो पहले पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है और लेकर अंजलि के ही घर पहुंचती है। अंजलि तो वहीं मिल जाती है। पुलिस की टीम अंजलि से पूछताछ करती है, यही सवाल बार बार कहती है, क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ दुश्मनी था या दोस्ती था या झगड़े तकरार हुए हैं और क्या कारण थे। अंजलि आप बात सुनते कहने लग जाती, हमारे जो पति हैं दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, अभी ठीक 4 दिन पहले अपने परिवार का सुख दुख बांटने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन साहब हमें नहीं पता उनके साथ कौन दुश्मनी मोल ले सकता है, लेकिन साहब हमें यकीन हो रहा है हमारे ही पड़ोस के रहने वाले एक हमारे दुख दर्द बांटने वाले पहले के होते हैं, उन्हीं को लेकर ज़मीनी विवाद इतने बढ़ गए थे कि जिसकी वजह से हमारे पति का उनसे झगड़े तकरार चल रहे थे। हमें शंका हो रहा साहब कहीं उनका हाथ ना हो। इंस्पेक्टर सुनते हैं और इसी समय अंजलि के बात को बड़े गौर से सुनते हैं। उनको भी लगने लगता अंजलि के बात में ज़रूर कुछ ना कुछ दम है, इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अंजलि के बात पर कहे हुए जितने भी आदमियों को नाम अंजलि ने पुलिस के सामने लिया था, पुलिस जो होती है उसी समय अंजलि के ही तहरीर पर जाकर उन व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। वह व्यक्ति जो होते तुरंत ही स्वीकार भी कर लेते हैं कि साहब हाँ हमने कभी ना कभी जो होता है अभी भी कुछ दिन पहले ही अंजलि के जो पति हैं इधर सुभाष से ज़मीन को लेकर झगड़े तकरार तो किए थे, लेकिन साहब हमारा इतना लफड़ा नहीं था कि हम एक ज़मीन के टुकड़े के लिए जो होता है सुभाष भाई का प्राण तक ले सकें। यह बात थाना प्रभारी सुनते हैं, उनके मन में भी यह बात घर कर जाती है कि जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इस सच्चाई को और सच्चाई में लाने के लिए हमें इस घटना को और तफ्तीश तक जाना पड़ेगा।
पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त बिना टाइम गंवाए सबसे पहले गांव में मुखबिर लगा देती है, जानना चाहती है कि अंजलि और साथ में सुभाष के बीच घर में कैसा रिश्ता था। लेकिन पुलिस जब खबरी को लगाती है तो खबरियों को दौड़ा पड़ चौंकाने वाली बात पता चल जाता है कि आखिर किस दिन ऐसा ना गुजरा जिस दिन अंजलि और साथ में सुभाष के बीच झगड़े तकरार ना हुए हैं। लेकिन झगड़े तकरार किस कारण हुए हैं साहब, इसकी बात की भनक अभी तक हमें नहीं लगी। बस इतनी सी जो बात है पुलिस के लिए बड़ी सुराग की बात बन गई, जिसकी वजह से पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सबसे पहले सुभाष यादव के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। लेकिन उस CDR डिटेल के तहत जो होता सुभाष के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सुभाष की जो अपनी पत्नी होती है अंजलि यादव के मोबाइल नंबर का पूरा एक CDR डिटेल निकलवा लेती है। जब निकलवाती है तो उसी CDR डिटेल के तहत एक अनजान नंबर निकल के आता है। उस अनजान नंबर से कई महीनों से लगातार उस नंबर पर बात हुए जा रहे होते हैं और घटना वाली रात भी उस नंबर पर बात हुए थे और साथ में जो नंबर होता है अनजान नंबर अंजलि के घर में घटना वाली रात दिखा भी रहा होता है। पुलिस का यकीन जो होता है अब जाकर अंजलि के ऊपर शंका के तहत बदल भी जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अंजलि से बिना पूछताछ किए सबसे पहले उस अनजान के नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है। पता चलता है अनजान नंबर जो होता है ठीक सुभाष का ही पड़ोस का रहने वाला राहुल पाल है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। और पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है वह तो पड़ोस का रहने वाला, पुलिस की टीम उसके घर ही धावा बोल देती है और पता लगता है राहुल जो होता है कल रात से नहीं दिख रहा है। पुलिस की टीम का जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है। पुलिस की टीम मुखबिर को अलर्ट कर देती है। मुखबिर के द्वारा पता चलता है गांव के बाहर एक टिबिल है, उसी टिबिल में जो होता है शाम के टाइम किसी की नज़र राहुल के ऊपर पड़ा था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर की बातों पर यकीन करते हुए उसी टेबल का घेराव कर लेती है और रात के लगभग 3 बजे के आसपास राहुल पाल को उसी टेबल से धर दबोचती है। लेकिन जब थाने लाया जाता है पुलिस को देखते ही जो राहुल का जो चेहरा होता है, जो सद्भाव होते हैं उड़ सा जाते हैं और बिना किसी आगे शक्ति दबाव के राहुल पुलिस के सामने टूट जाता है और अपनी ही प्रेमिका की बातों में ऐसा फैसला लेते हुए ऐसा जुल्म कर बैठता है कबूलते हुए पूरी तरह से पुलिस को हिला भी जाता है। असल में राहुल का ही गांव का रहने वाला सुभाष होता है, यानी कि सुभाष के ही गांव का रहने वाला राहुल होता है। लेकिन सुभाष की जो शादी होती है अंजलि से होने के बाद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को जब समझता है तो उसी बीच उसके परिवार में एक नया मोड़ आ जाता है। उसके घर में एक नई बच्ची का जन्म होता है और उसी बच्चे के तहत अपने पारिवारिक मजबूरी को समझ कर जो होता है ठीक 12 साल पहले इधर खुद जो होता है सुभाष यादव दिल्ली चला जाता है और एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर किसी हितकारी के तहत सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और करने भी लग जाता है बड़े बेहतर तरीके से। और उसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आते, अब जो पैसे आते उसी पैसे को अपने घर भेजता, अपने माता पिता की पालन पोषण तौर तरीके से करता। लेकिन हाँ 7 महीने 8 महीने बीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन छुट्टी लेकर अपने ही घर रह पाता। लेकिन इधर समय के हिसाब से अंजलि जो होती है अपने भावनाओं को उजागर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी अपने शारीरिक कुछ मांग होती हैं, वह मांग नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से अंजलि जो होती है उफान मारने के लिए उतावली से हो जाती है। अब करे तो क्या रहे क्या, तभी इसी बीच अंजलि का जो नज़र होता है पड़ोस का ही रहने वाला अब राहुल पाल के ऊपर पड़ता है। राहुल पाल भी एक यंग होता है, देखने में एकदम नौजवान होता, अवस्था अलग होते हैं क्योंकि वह अभी तक अविवाहित था। और लेकिन अंजलि की नज़र जैसे ही राहुल पाल के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद जो था उसके ऊपर अपने डोरे डालना शुरू कर देती है, क्योंकि एक ही आंगन होता है, उसी आंगन के तहत अंजलि की जो नज़र होती है शाम सुबह चल कर राहुल के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन जब राहुल की नज़र एक दिन अंजलि के ऊपर पड़ता है, पड़ने की वजह से राहुल भी समझ जाता कि अंजलि चाहती क्या है और उसी वजह से आए दिन अंजलि के करीब राहुल का आना जाना हो जाता। आने जाने की वजह से भाभी देवर का रिश्ता होने के नाते हंसी मजाक और यहाँ तक लिमिट क्रॉस करते हुए एक दिन दोनों के बीच इधर अंजलि खुद अपने ही बेडरूम में लेकर राहुल के साथ संबंध बना देती है और यह संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते सालों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इसकी जो भनक होती है और न अहमियत होती कभी सुभाष यादव को नहीं लग पाता। बेखौफ अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन इस रिश्ते की जो जानकारी होता है धीरे धीरे मोहल्ले और साथ में सास ससुर तक पहुंच ही जाते हैं। भनक जोता लगने की वजह से इसकी खबर कैसे न तैसे चलकर सुभाष यादव तक पहुंचता है। लेकिन सुभाष यादव लोगों की बातों को सुनकर यकीन नहीं करता, क्योंकि अपनी पत्नी को बेबना प्यार भी करता था, यकीन बातों पर करता था और इसीलिए पूरी सच्चाई जानने के लिए एक दिन अपने गाँव आता है। कुछ लोगों से पूछताछ करता, पता चल जाता कि हमारी पत्नी के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ जो गाँव में चर्चे वह पूरी तरह से
सही है, लेकिन अपनी पत्नी के पास जाता है, काफ़ी समझाता बुझाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अपनी बात पे अड़ भी जाती, कहने लग जाती कि हमारे और राहुल के बीच कोई ऐसा रिश्ता है नहीं, बस हाँ जो रिश्ता हुआ है एक देवर और भाभी का रिश्ता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसी वक्त धमकी देते हुए सुभाष यादव अपनी पत्नी से कह देता है कि आज के बाद हमारे घर जो होता है कभी भी राहुल पाल नहीं आना चाहिए। यह बात सुनती अंजलि कह देती ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से यही सही है तो आज हम तुम्हारी बात मान ही लेते हैं और दोनों को अपने घर आने से मना कर देंगे। लेकिन यह बात का अहमियत जो होती है उस समय अंजलि जो होती है खुद अपने पति के सामने दे बैठती है। कुछ दिन जब भी सुभाष रहता तो बड़े ध्यान से दोनों के ऊपर निगरानी रखता है। निगरानी रखने के बाद दोनों पर पहरा लग जाता है और दोनों अपनी अपनी दूरी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही इधर सुभाष का कंपनी से फ़ोन आता है, आने के बाद अपनी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के लिए चल पड़ता है और मौका की तलाशी में इधर खुद अंजलि और राहुल बैठे रहते हैं। फ़ायदे के तहत अपना फ़ायदा उठा भी जाते हैं। मौका देकर अपने बेडरूम में अंजलि अब राहुल को लेकर रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है। वक्त गुजरने लग जाता, दोबारा पता चलता, फिर भन्ना आ जाता है। दोबारा जो होता है इधर इस बात की अहमियत को रखते हुए सुभाष घटना से मात्र 4 दिन पहले अपने घर आता है। आने के बाद जैसे ही मोबाइल के करीब जाता अंजलि के पूरी एक एक फ़ोटो को देखता। कुछ फ़ोटो ऐसे अश्लील होते हैं जो राहुल के करीब से लिया गया होता है। यह फ़ोटो देखकर सुभाष को यकीन हो जाता कि हमारी पत्नी कहाँ तक चल रही है और उसी दिन से अपनी पत्नी का हर दिन शराब पीकर सुभाष पिटाई करना अब शुरू कर देता है। लेकिन पिटाई से 4 दिन में इधर अंजलि इतनी परेशान हो जाती कि उसी दिन अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए ठान भी लेती है। और इसकी जो होती है पूरी तरह षड्यंत्र के तहत अंजलि खुद राहुल पाल के जाती है। पाल के पास जाने के बाद एक एक बात की जानकारी देती, कहने लग जाती अगर तुम हमारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, दुनिया बसाना चाहते हो तो हमारे पति को कल सूरज देखने से पहले इस दुनिया से जुदा कर दो। राहुल यह बात सुनने के बाद उसी समय अंजलि की दीवानगी में एक ही फैसला ले बैठता कि तुम जो कह रहे हो पूरी तरह से सच है और हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि भी समझ जाती है कि राहुल पाल हमारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी राहुल पाल जो होता है अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए एक सुपारी किलर होता है विकास से संपर्क करता है जो राहुल पाल के एरिया का रहने वाला होता है। लेकिन जब राहुल पाल विकास से संपर्क करता 2.5 लाख रुपए का ही सुपारी मांग लेता है। लेकिन वह 2.5 लाख रुपए का जो सौदा होता है राहुल पाल तय कर देता और इसकी जानकारी जाकर अंजलि को दे देता। अंजलि खबर पाती अपने पास रखे हुए कुछ गिरवी गहने जो होता है उसी वक्त राहुल पाल के हाथ में सौंप देती, कहने लग जाती है चाहे जितना भी पैसा लगे, कैसा भी तैसा कर व्यवस्था हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाओ। राहुल भी समझ जाता है कि अब पूरी तरह से हमारी दीवानगी में इधर खुद जाकर अंजलि फंस चुकी है। और उसी समय खतरनाक फैसले के तहत अच्छे दिन का इंतजार इधर राहुल और विकास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ठीक 15 नवंबर साल 2024 का अब जैसे शाम का टाइम होता है तो इसी वक्त सुभाष अपनी एक इकलौती जो बेटी होती है भावना और अपनी पत्नी अंजलि के साथ बैठकर अच्छे से तौर तरीके से खाना पीना करता है। लेकिन खाना पीना के वक्त जो होता है इधर अंजलि चुपके से अपने पति के खाने में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। खाने की वजह से कुछ मिनट के बाद जो होता है इधर सुभाष को नींद की झपकी आना शुरू हो जाता है। लेकिन भावना अपने कमरे में जाकर सो जाती और अपने मोबाइल पर व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसे 12 बजे का वक्त होता है तो अंजलि जो होती है अपने पति के ही तो रूम में तो होती है, तो उसी वक्त देखती है उसके जो अपने पति सुभाष काफ़ी गहरी नींद में सो चुके हैं और तुरंत ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और राहुल को फ़ोन कर देती है कि हमने पहले अपना सारा काम कर लिया है, अब तुम्हारा और विकास का काम है, आगे क्या करना है। राहुल खबर पाता है तो उसी समय विकास को फ़ोन करता और रात ही विकास को अपने पास लाता है और लाने के बाद एक गाड़ी पर बैठते हैं और विकास और राहुल बिना टाइम गंवाए अंजलि के घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही देखते हैं पहले से अंजलि का जो मेन गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर बेधड़क दाखिल हो जाते हैं और दरवाजे पर हाथ लगाते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और अंदर जाते ही अंजलि दोनों को देखती बड़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद अपने ही पास रखे हुए एक तेजदार हथियार और अपने ही गेहूं की कटाई के लिए रखे हुए जो हथियार पड़े होते हैं हंसिया उन दोनों के हाथ में पकड़ा देती है और इशारा करते ही दोनों एकाएक जो होते सुभाष यादव के ऊपर टूट जाते हैं और एक ही पल में सुभाष यादव की जीवन लीला वहीं समाप्त कर लेते हैं। लेकिन इधर खुद जो होती है एक नाटक और बची कहानी बनाने के लिए अंजलि जो होती है दोनों के सामने राय मशवरा फेंकती हुई कहने लग जाती है कि तुम दोनों हमारे दोनों हाथ और साथ में मुंह में यही साड़ी डाल दो। दोनों वही काम करते हैं और करने के बाद वहाँ से दोनों कुछ मिनट के बाद फरार हो जाते हैं।
और अंजलि जो होती है वहीं कराहने की आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। लेकिन यह आवाज़ जो होती है अंजलि की जो अपनी बेटी होती है भावना के कान में पहुँचती उठती है। दरवाज़ा खोलते ही पहले ही वह खुल जाता है। अंदर सारा नज़ारा देखकर वह भी दंग सा रह जाती है, समझ जाती है कि हमारी बेटी हमारे उलझे हुए जाल में फंस चुकी है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो था खुद जाकर राहुल पाल की तहरीर पर आता है, पुलिस की एक टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गवाए अंजलि और साथ में विकास को अपनी कस्टडी में लेकर चली जाती है। लेकिन अंजलि को महिला टीम तो ले लेती है, दूसरी तरफ विकास उस समय फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस की टीम विकास की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर देती है, उस मोबाइल नंबर तक सर्विलांस पर डाल देती है ताकि जल्द जल्द विकास पुलिस के कस्टडी में आ सके। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अंजलि और साथ में राहुल पाल को दोनों को कस्टडी में लेकर और कुछ साक्ष्य इकट्ठा करती है, जो हथियार होते हैं अपने कब्जे में लेती है और लेकर उन दोनों को वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को ऊपर ले जाकर उसी समय कारागार में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।